सम्मानित हिमाचल प्रदेश सरकार में उप मुख्यमंत्री महोदय हमारे भाई मुकेश अग्निहोत्री जी, सम्मानित हमारे गंभीर से विधायक राकेश कालिया जी, सम्मानित हमारे अंब से विधायक सुदर्शन बबलू जी, हमारे कांग्रेस हमारे कुलदीप कुमार जी अध्यक्ष अनुसूचित जाति आयोग, ऊना के पूर्व विधायक सतपाल रायजादा जी, हमारे जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष देशराज गौतम जी, हमारे राम आसरा जी ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष विवेक मिक्का जी, जो कि मिक्कू जी के बड़े अच्छे दोस्त हैं, हमारे राजपाल जी जिला अध्यक्ष और मुन्ना, देशराज भोगियो जी किसान नेता, अशोक ठाकुर जी, रंजीत राणा जी, रजेश प्राशा जी पूर्व में युवा कांग्रेस के अध्यक्ष और जिला अध्यक्ष ऊना, दौलत राम जी ब्लॉक अध्यक्ष सेवादल, सत्या देवी जी महिला कांग्रेस, युवा कांग्रेस NSUI सेवादल, श्रीमती मीरा देवी जी अध्यक्ष ब्लॉक कांग्रेस, श्री विजय मल्होत्रा जी, श्री संजय भारद्वाज जी उपाध्यक्ष नशा बोर्ड NSUI, सभी अधिकारीगण और हमारे साथ इस क्षेत्र के हमारे विधायक हमारे छोटे भाई विवेक शर्मा जी। विवेक जी का नाम मैंने लास्ट में ही ले रखा था। तकरीबन 3 वर्ष पहले और 3 महीने 2 दिन बाद हमारी सरकार को अभी पूर्ण हो गए। मुझे घटना याद है, मुकेश जी ने सारी जिम्मेवारी मेरे ऊपर डाल दी और अपने आप को पतली गली से निकाल दिया। वो मुख्यमंत्री है, सबसे ज्यादा पैसा ये ले जाते हैं और जो IPS का पैसा है उसमें हाथ तक ये लगाए उठते। और अभी पहले मांग कर ली, एडवांस चल गई, पहले ही मांग करती कि 2000 करोड़ रुपया आपने दे देना पानी की सफाई के लिए। और ये भी पहला इतिहास है कि ऊना जिला को इतिहास में पहली बार मुख्यमंत्री बना और प्रदेश को पहली बार निचले हिमाचल से प्रदेश से मुख्यमंत्री आया। हमने 11 दिसंबर को शपथ ली, मैं और मुकेश जी ने 11 दिसंबर को जब हमने शपथ ली, उस समय 1 महीना तक हम मुख्यमंत्री जी भी थे और मुख्यमंत्री जी भी थे और जो अभी मंत्रिमंडल के सदस्य है वो बेचारे रोज आ जाते थे कि मंत्रिमंडल का विस्तार कब हो रहा है। मुकेश जी कहते थे अभी थोड़ा समय रखिए, थोड़ी देर बाद करना। तो क्यों कहते थे? पहले हमने विस्तृत जानकारी अधिकारियों से फाइनेंस की। कोई भी सरकार बदलती है, सरकार बदलने के बाद उसके पास जो कार्य करने की क्षमता होती है वो धन होता है। उस धन का सदुपयोग कैसे करना है, उस धन को कैसे आगे प्रयोग में लाना है, उसकी हमें जानकारी दी। पता लगा कि भारतीय जनता पार्टी की जो पिछली सरकार थी, चुनाव जीतने के लिए, सिर्फ चुनाव जीतने के लिए आपके पैसों को लुटा दिया गया और हिमाचल की जनता ने फिर भी उनको सत्ता नहीं दी। क्यों सत्ता नहीं दी? क्योंकि उन लोगों ने जो आपका, गरीब आदमी का, आम लोगों का पैसा था, अपने मित्रों की झोली भरने के लिए पूरे हिमाचल प्रदेश में 1000 करोड़ रुपए की बिल्डिंगें बनाकर रखी। आज हम कहीं भी जाए
5-5 करोड़, 10-10 करोड़, 32-32 करोड़ रुपए की बिल्डिंगें बनी हुई है। यही नहीं, चुनावों से पहले हर जगह नोटिफिकेशन होती रही, ये शिक्षा संस्थान खोल दिया गया। अभी बिट्टू जी बोल रहे थे कि इसको अपग्रेड कर दिया गया। मैंने बिट्टू जी से पूछा ये कब अपग्रेड हुई? कहा कि चुनावों से 6 महीने पहले। मैंने कहा कोई भी संस्थान अगर अपग्रेड करना है, अगर चुनावों के समय अगर उसको अपग्रेड किया जाता है तो उसमें जो सरकारी कर्मचारी आएंगे वो कहां से आएंगे? क्योंकि उनकी नियुक्तियां तो राज्य चयन आयोग से होनी है या लोक सेवा आयोग से होनी है। कहा कि सिर्फ नोटिफिकेशन हुई है। तो मैंने कहा कि बिट्टू जी आप क्या चाहते हैं? मेरे पास ये अभी कल मेरे साथ ही चले गए। मैंने कहा मैं भी चुनावों से 6 महीने पहले घोषणा करूं कि अभी घोषणा करूं? और मैंने कहा यार आपको तो विधायक बने अभी सिर्फ 1-1.25 साल हुआ है, आप रोज ही चले होते हैं। सबसे ज्यादा कागज लेकर बिट्टू जी मेरे पास आते हैं। इतने सारे कागज लेकर आते हैं, उसमें कोई इस गांव में पानी दे दो, मैं नहर की सभी सड़कों को डबल लेन करना चाहता हूँ, वो मुख्यमंत्री के लिए अलग से डाकनाई होती है और वो पूरा दिन सचिवालय में घूमते हैं। ये सेवा भाव मैंने जब अपने छोटे भाई विवेक शर्मा जी के रूम में देखा तो मुझे चिंता करने की जरूरत नहीं थी। पर मैंने कहा बिट्टू जी आप जब टिकट चाह रहे थे तो आपको टिकट नहीं मिला। 5 साल आपने काम किया, 5 साल लोगों के बीच में रहे, आप लोगों का दर्द बांटा, आप लोगों की पीड़ा सुनी और जब चुनाव के वक्त 32 साल बाद दोबारा से जीतने का वक्त आया तो टिकट इन्हें नहीं मिला। भगवान ने भी कहा कि इस युवा साथी जो दर्द बांट रहा था, पीड़ा बांट रहा था, उसके साथ अन्याय हुआ है। और देखिए भाग्य का खेल देखिए, यहां से भुट्टो जीत के गया, क्या नाम था उसको? भुट्टो वो जो भुट्टो जीत कर गया और उसके बाद मैंने बोला कि सरकार बाकी उत्तरायण से 32 साल बाद जीता। मेरे पास भी आपस में काम मैंने तो कुछ नहीं किया, मेरा क्रैशर चलता था। मैंने सोचा कि टिकट लेना है, एक सुजानपुर से मिल गया उनके पास, सुजानपुर वाले आपका नाम भी आपके चुनाव चिन्ह पर जीते। कहा हमारा तो अपना आधार था, आप पंचायत प्रधान का चुनाव तो जीत नहीं सके थे, आपका क्या आधार था? मेरे पास आते थे, मेरे पास आके बोलते थे मुझे टेंडर दिला दो। मैंने कहा भुट्टो जी आपको टेंडर की क्या जरूरत है? आप विधायक बन गए, जीवन में विधायक बन गए और आप इसमें लोगों की सेवा करो, गरीब आदमी की सेवा करो और आराम से शांति से करो। ये पैसा कोई ऊपर लेके थोड़ी जाना है। वो काम करते थे, नियत गंदी थी, जिसने सेवा की थी भगवान ने देखा और ऐसी ही मती मारी कि वो हाथ के चुनाव के ऊपर गए, हाथ को ही धोखा दे गए। अब धोखा देने का कारण क्या होता है? धोखा देने का कारण होता है नियत गंदी की, पैसा पैसा पैसा, और लोकतंत्र की मंडी में बिके, वो बिके। कोई ऐसा नहीं हो सकता कि जो हाथ के निशान पर जीत कर आया हो अपने पार्टी से, अपनी मां से धोखा करे। उन्होंने धोखा दिया और वो राज्यसभा के चुनाव में बिके। लोकतंत्र भारतीय जनता पार्टी ने खरीदा और वोट उन्होंने राज्यसभा के खिलाफ दिया। अब मैं कहना चाहता हूं बिल्कुल जी तो घर में सोए थे, सोच भी नहीं सक रहे थे, रोज आके बोल रहे थे कि
अब मैं क्या करूं, मेरा क्या भविष्य है? मैंने कहा कि आपने जनता की सेवा की है, आपका भविष्य भगवान देखता है। और देखिए भगवान की विधि, 1.25 साल पहले चुनाव हुआ और बुधलैंड की जनता ने जो बिका हुआ था उसको सबक सिखाया और एक ईमानदार और सच्चे सिपाही को ईमानदारी कभी हार नहीं सकती। ईमानदारी थोड़े समय के लिए रुक सकती है, बेईमान ईमानदारी से टकराता है, वो कभी जीत नहीं सकता। हमेशा ईमानदारी की जीत होती है और बिल्कुल उसका टैक्स बढ़ रहा है। एक बार बिकू जी, बार बार बिकू जी। हमारी आर्थिक स्थिति की हम चर्चा कर रहे थे मेरा मुकेश जी, हमने निश्चय किया हम दो थे। हिमाचल के इतिहास में भी एक इतिहास लिखा गया कि मुख्यमंत्री हमीरपुर से और वो मुख्यमंत्री जी ऊना से, हम दोनों ने प्रदेश की आर्थिक स्थिति को समझा। रात को बैठकें की, सुबह बैठकें की और हमने कहा कि हम हिमाचल प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाएंगे। हमने कार्य करना शुरू किया। 1 महीने पहले एक महीने के बाद मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ। ये भी पहली बार हुआ कि 1 महीने तक हम सिर्फ 2 ही मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री थे। मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ और हमने पहली कैबिनेट में 1,36,000 सरकारी कर्मचारियों को ओल्ड पेंशन स्कीम। अगर हमने राजनीति करनी होती भारतीय जनता पार्टी की तरह 6 महीने पहले 5,000 करोड़ की रेटियां बांट दी, तो हम ओल्ड पेंशन स्कीम 2027 में देते। लेकिन नहीं, हमने कहा जो 2027 में 4 साल में कितने कर्मचारी और रिटायर हो जाएंगे और कितने रिटायर होकर चलेंगे, और हमने उन सब लोगों को ओल्ड पेंशन स्कीम दी। और मुझे खुशी है तकरीबन जिनको 3,000 रुपया मिलता था उनको 30,000 रुपया ओल्ड पेंशन स्कीम के तहत मिला। अधिकारी कहते रहे कि ओल्ड पेंशन स्कीम मत दो। मैंने कहा ओल्ड पेंशन स्कीम देना इसलिए जरूरी है ताकि वो बुढ़ापे की जब में जाए तो अपने बच्चों के सामने हाथ न पसारे, उनके मन में एक आत्मविश्वास हो, वो खुलकर बोले कि हर महीने सरकार से मैं अशोर्ड इनकम आ रही है और इस पैसे के द्वारा वो अपना गुजारा कर रहे हैं। अगर उनके घर में पोता पोती पढ़ने वाले हैं तो उसकी पढ़ाई का भी खर्चा दे रहे हैं। मैं खुद सरकारी कर्मचारी का बेटा हूँ। आप जैसे परिवार से उठकर राजनीतिक सीढ़ियां चढ़कर मुख्यमंत्री की कुर्सी पर पहुंचे हैं। मुकेश अग्निहोत्री जी खुद सरकारी परिवार से निकल कर आए हैं, वो मुख्यमंत्री की कुर्सी पर पहुंचे हैं। हम लोगों ने संघर्ष किया है और हम संघर्ष करके आगे आए हैं, इसलिए दर्द भी जब हम जनता का जानते हैं, दुख को बांटने की भी हम कोशिश करते हैं और आपके साथ आपके पैसे को बंटवाने का कार्य भी हमारी सरकार हमारी योजनाओं के माध्यम से कर रही है। जिस प्रदेश की संपदा को लुटाकर भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव जीतने की कोशिश की, आपने हमें आशीर्वाद दिया। मैं आपको 3 साल 3 महीने 2 दिन का हिसाब देना चाहता हूं। मेरे मुख्यमंत्री बनने के 6 महीने के अंदर प्रदेश में इतिहास की सबसे बड़ी आपदा आई। किसी ने कल्पना भी नहीं की थी कि हिमाचल प्रदेश में भी ऐसा हो जाएगा कि रातों रात उनके घर तबाह हो जाएंगे, पीने के पानी का गिलास नहीं बचेगा, बच्चों के स्कूल की किताबें नहीं बचेगी। किसी ने कल्पना नहीं की थी। पूरा कुल्लू मंडी जिला में इतनी भयंकर आपदा आई। हम और मंत्रिमंडल के सदस्य मुख्यमंत्री महोदय हम सबको मिल गए। 3 दिन तक हम मारे। जिन परिवारों के घर उजड़ गए थे बिलख बिलख कर रो रहे थे, कह रहे थे हमारे पास खाने के लिए कुछ नहीं बचेगा। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत हमें सिर्फ 1,30,000 रुपए मिलता है। बड़ी मुश्किल से पाई जोड़कर
मेहनत की कमाई से हमने एक पक्का घर बनाया था। हमें उम्मीद भी नहीं थी, आशा भी नहीं थी कि एक दिन हमारा घर उस आपदा में बह जाएगा, कुछ भी नहीं बचेगा। 23,000 परिवार हिमाचल प्रदेश में जिनके घर पूर्ण रूप से नष्ट हो गए, आंशिक रूप से नष्ट हो गए, उन घरों को बसाने की जिम्मेदारी हमारी सरकार पर थी। मैं मंत्रिमंडल के सभी सदस्यों के साथ सड़क में था, दुख मान रहा था। बिजली नहीं थी, सड़कें नहीं थी, 75,000 पर्यटक फंसे हुए थे। हमने सबसे पहले अपने मेहमान पर्यटकों को उनके गंतव्य स्थान घर तक पहुंचाया और उसके बाद प्रदेश में जहां भी पानी की जरूरत थी, बिजली की जरूरत थी, मोबाइल टावर की जरूरत थी, उनको हमने जोड़ने का कार्य किया। 48 घंटे के अंदर जिस प्रदेश में भयंकर आपदा आई हो, इतिहास की सबसे बड़ी आपदा आई हो, उस आपदा में हमने 48 घंटे के अंदर हर घर में बिजली पहुंचाई। शाम को जब मैं पूरे प्रदेश का दौरा करके आता था तो अधिकारी कहते थे कि इन परिवारों को कैसे बचाएंगे, प्रदेश के पास तो खजाना खाली है। मैंने कहा खजाना खाली है कोई बात नहीं, हौसला रखिए, हम भ्रष्टाचार के उन चोर दरवाजों को बंद करेंगे जहाँ 10 रुपए की चीज 50 रुपए में खरीदी जाती है। और मैंने उन चोर दरवाजों को बंद किया और एक पिछले 3 सालों में 3800 करोड़ रुपए का राजस्व अतिरिक्त खजाने में लेकर आए। और परिवारों को बचाने की जब बात आई तो अधिकारी नियम बताते थे, कानून बताने लगे। कहा कि हम 1,30,000 प्रधानमंत्री आवास योजना का आता है, 20,000 रुपए सरकार का अनुदान होता है, इससे आगे हम कुछ नहीं दे सकते क्योंकि नियम बोल रहा है, कानून बोल रहा है। मैंने कहा आप बताइए कि 1.5 लाख घर में मेरे को बने हुए 6 महीने हुए थे, मैं कभी मंत्रिमंडल का सदस्य नहीं था। मैंने कहा बताइए, मैं भी एक आम परिवार से आता हूँ, मेहनत की कमाई से हमारा भी एक घर होता है। आप बताइए कि क्या 1.5 लाख में पक्का घर बन जाएगा? कहा घर नहीं बन सकता। तो मैंने कहा कैसे बनेगा? फिर मैंने कहा कि जब तक इनके बेघर है तब तक इसके लिए एक योजना लाओ। और हमने योजना लाई। हमने कहा गांव में रहने वाला जो व्यक्ति किसी गांव के मकान किराए के मकान पर रहेगा उसे 5,000 रुपया देंगे, गैस का सिलेंडर मुफ्त देंगे, खाने पीने के लिए 6 महीने के लिए हम सरकार के अपने दरवाजे खोल दिए। शहर में रहने वाले के लिए 10,000 रुपया देंगे, लेकिन कब तक वो किराए में रहेंगे? क्योंकि जहां वो जन्म लिया, जहां जिस मिट्टी से उन्हें प्यार था, उन्हें तो वहां बसना था। मैंने उन परिवारों के लिए नियम बदल दिया और 1 लाख से बढ़ाकर उस सहायता राशि को 7 लाख रुपया किया ताकि उसका घर बन सके। जो आंशिक रूप से घर टूट जाता था उसको सिर्फ 5,000 पटवारी देता था और घर चला जाता था। हमने उसे भी 1 लाख रुपया दिया। किसी की गाय मर गई, किसी की भैंस मर गई, हमने 55,000 और 80,000 रुपया गाय और भैंस का दिया। ये सरकार की कार्यकुशलता थी कि हमने वो सब चीजों को, अपने संसाधनों को आप लोगों के आम परिवारों के बीच बांटा। और हम अभी इस आपदा से उठ ही रहे थे कि भी राजनीतिक आपदा आ गई। हमारे विधायकों को खरीद लिया गया। वो लोकतंत्र की मंडी में बिके, अपना ईमान पेश किया। पर प्रदेश की जनता का मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ, गुजरात की जनता का भी धन्यवाद करना चाहता हूँ, देवी देवताओं का भी धन्यवाद करना चाहता हूँ कि हमें 34 से फिर 40 पर पहुंचाया। ये आशीर्वाद है आप लोगों का। और भारतीय जनता पार्टी का मुख देखिए, ये समझ नहीं आता कि हिमाचल विरोधी भाजपा क्यों है। मैं ये बात कहना चाहता हूं, प्रदेश में अग्निवीर चालू होगी, देश में अग्निवीर चालू हो गई। अग्निवीर में 4 साल के लिए भर्ती होगी। हिमाचल प्रदेश में ऊना, हमीरपुर, बिलासपुर, कांगड़ा, निचले हिमाचल से सब लोग देश की रक्षा के लिए अपने प्राणों का बलिदान देने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। पहले रिवाज था कि मेरा मुन्नू जो है फौजी बनेगा, फौज बनकर देश की रक्षा करेगा। 12 साल बाद वो घर में पेंशन लेकर आता था। अब 4 साल बाद हमारे युवा घर वापिस आ रहे। हिमाचल प्रदेश जिसमें देश के सबसे ज्यादा सेना मैडल जीते, 4 परमवीर चक्र जीतने वाला कोई प्रदेश अगर इस देश में है तो हिमाचल प्रदेश है।
उसने ये अधिकार छीन लिया। यही नहीं, इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने आपको 10 साल में क्या दिया? अग्निवीर आपको दिया। आपके बच्चे जो 18 साल की नौकरी के लिए जाते थे, आज 4 साल बाद घर में बसा कर रख दिए। और क्या दिया? आज आपसे मनरेगा छीन लिया गया। मनरेगा का अधिकार डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने, श्रीमती सोनिया गांधी ने गांव में गरीब लोगों के रोजगार के लिए दिया था। आज आपसे मनरेगा को छीन लिया गया है। अब पंचायत प्रधानों के पास वो ताकत नहीं रही। जब वो डिमांड करेंगे और उनको मनरेगा के तहत काम देने के अधिकार मिल जाएगा, वो आज भारतीय जनता पार्टी ने आपसे छीन लिया। ये योजनाएं आपसे छीन ली। और अब क्या छीना उन्होंने? अब हिमाचल के लोगों का अधिकार छीना उन्होंने। आरडीजी आपने सुना होगा, हर साल जो फाइनेंस कमीशन होता है वो हमें 8 से 10 हजार करोड़ रुपया हर साल देता है। 2026-31 तक हमें 8 से 10 हजार करोड़ रुपया हर साल आता है। वो आपका अधिकार है, वो हिमाचल की जनता का अधिकार है। वो कोई खैरात नहीं। हम हक मांग रहे हैं, भीख नहीं मांग रहे हैं। हमने कहा, जब संविधान ने, देश के कानून ने, देश के संविधान ने हमें संविधान की धारा आर्टिकल 275/1 के तहत ये कहा है कि जो पहाड़ी राज्य होंगे, जो रेवेन्यू सरप्लस नहीं हो सकते होंगे, जब भी टैक्स कलेक्शन होगा, उस टैक्स कलेक्शन से हमेशा आपको 8 से 10 हजार करोड़ रुपया जितनी आय है और व्यय है, आय और व्यय के अंतर को बांटने के लिए दिया जाएगा। उस अधिकार को भी छीन लिया। और प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी, देखिए, आपको सवाल पूछना है। विधानसभा का स्पेशल सेशन बुलाया गया, उस सेशन में चर्चा की गई। 3 दिन तक हमने सेशन बुलाया, चर्चा की। हमने प्रस्ताव पारित करने के लिए उनसे कहा, वो नारे लगाते रहे, शोर बजाते रहे और आरडीजी के पक्ष में नहीं खड़े हुए, जो जनता का अधिकार था। अब आप बताइए, क्या हिमाचल विरोधी भाजपा है कि नहीं है? कितने हैं तो हाथ खड़ा करके बताइए कि कौन? सारे हाथ खड़ा करके। हिमाचल विरोधी भाजपा है ये। आपके पैसे सरकारें आती है, जाती है। हमें 5 साल के लिए आपने चुनकर भेजा है। आज मैं मुख्यमंत्री हूं, मुकेश जी मुख्यमंत्री विधायक है, लेकिन जनता के अधिकार पर जो लोग डाका डालते, उसको सबक सिखाने का समय आपके पास आएगा। क्या देखेंगे भी भारतीय जनता पार्टी पिछले 5 साल में? शिक्षा के स्तर में आप परिवार के बच्चे सरकारी स्कूलों में पढ़ाई करने के लिए बच्चों को भेजते हैं। माँ बाप सोचते हैं कि गांव का बच्चा सरकारी स्कूल में पढ़ रहा है, हमारे को पढ़ने के लिए सरकारी स्कूल में पढ़कर अच्छी शिक्षा ग्रहण करके नौकरी करेगा। क्या दिया इस भारतीय जनता पार्टी ने? केंद्र की सरकार ने इस भारतीय जनता पार्टी की जयराम ठाकुर सरकार का 2021 में आकलन किया। मैंने नहीं किया, मैं तो एमएलए था। भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार ने आकलन किया, कहा कि हिमाचल प्रदेश में सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों का अध्ययन किया गया, उसकी एकेडमिक लेवल को नापा गया। पूछा, कहते 5वीं का बच्चा दूसरी की किताब भी नहीं पढ़ सकता था। ये सरकारी स्कूलों का हाल था। वहां टीचर कंपटीशन के थ्रू सेलेक्ट होके आ रहे हैं। और कहा कि पूरे देश में जो क्वालिटी एजुकेशन है, उसमें 21वें स्थान पर पहुंच गए। किसमें पहुंच गए? 21वें स्थान पर। हमने क्या किया 3 साल? उसी केंद्र की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने सर्वे किया और कहा कि आज हिमाचल में सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले गुणात्मक शिक्षा का अध्ययन जो किया गया है, आप 21वें स्थान से आगे जब पाकर 5वें स्थान पर पहुंच गए। ये हमारी विशेषता है। और अब हम सीबीएसई स्कूल कर रहे हैं तो भारतीय जनता पार्टी वाले विरोध कर रहे हैं। हम सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों को अच्छी गुणात्मक शिक्षा देना चाहते हैं,
जहाँ किसान का बेटा पढ़ता है, जहाँ आम परिवार का बेटा पढ़ता है, जहाँ मजदूर का बेटा पढ़ता है। मैं खुद सरकारी स्कूल में पढ़ा हूँ, मैं सरकारी स्कूल में पढ़कर मुख्यमंत्री बन सकता हूँ। उस समय के टीचरों के द्वारा जो हमें क्वालिटी एजुकेशन दी गई है, तो आम परिवार का बच्चा क्या सरकारी स्कूल में पढ़ने वाला क्यों नहीं बन सकता? वो शिक्षा में हम सुधार कर रहे हैं। अब सीबीएसई स्कूल खोल रहे हैं और उस सीबीएसई स्कूल में प्री नर्सरी से लेकर +2 तक 1200 बच्चे होंगे और वहाँ कोई भी टीचर की कोई कमी नहीं होगी। चाहे साइंस का बच्चा पढ़ना चाहता है, चाहे कॉमर्स का पढ़ना चाहता है, चाहे म्यूजिक पढ़ना चाहता है, चाहे ड्राइंग करना चाहता है, वो सब स्कूल में, उन सीबीएसई स्कूलों में अगले 2 महीने में पूरी करने जा रहे हैं। आप देखेंगे आने वाले 5 सालों में जब आपका बच्चा सरकारी स्कूल में पढ़कर आपके पास, अपनी माँ के पास आएगा, माँ को भी प्रसन्नता होगी, पिता को भी प्रसन्नता होगी कि मेरा बच्चा पढ़ने में बहुत अच्छा है। अभी क्या हाल दिया, ये दिया भारतीय जनता पार्टी ने आपको। हेल्थ सेक्टर का हाल देखिए, हेल्थ सेक्टर में क्या होता है, जो स्वास्थ्य संस्थान है, पहले आप अपनी पर्ची बनाते हो पीएससी के बाद, एंटीबायोटिक देती, एंटीबायोटिक दे दी तो ठीक हो गया, अच्छी बात है। बाद में चले जाते हैं, डॉक्टर साहब कर देते हैं आपको सीएससी के बाद, फिर चले जाते हैं जनरल हॉस्पिटल में, फिर टाटा या सीएमसी लुधियाना या आईजीएमसी में या पीजीआई में। आपके कितने पैसे टेस्टों में खर्च हो जाते हैं, कितने पैसे टेस्टों में खर्च हो जाते हैं, पर आपको बीमारी का पता नहीं लगता। आप उसमें पैसा नहीं देखते, उसमें देखते थे मैं किसी तरह ठीक हो जाऊं, कर्जा उठाकर भी आगे जाते हैं। 19 साल पुराने टेक्नोलॉजी की मेडिकल कॉलेज में है, 20 साल पुराने एक्सरे की मशीनें आज हॉस्पिटल्स में है। ये इन्होंने नहीं किया। इनको हमसे भारतीय जनता पार्टी को पूछिए, हमसे 54,000 करोड़ रुपया आरडीजी मिली और जब जीएसटी का रेशनलाइजेशन किया तो 70,000 करोड़ रुपया हमसे अभी तक ज्यादा मिल चुका है। हमें क्या मिला? हमें 17,000 करोड़ रुपया मिला। और 17,000 करोड़ रुपया मिलने के बाद देखिए, हमने 7% डीए भी सरकारी कर्मचारियों को दिया और 70 साल से ऊपर वालों का सबका एएल भी दिया। और जितनी योजनाएं हैं, अनाथ बच्चों के लिए योजना लेकर आए, विधवा बहनों के लिए योजना लेकर आए और आम स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों के लिए 1% ब्याज की दर से 20 लाख रुपए की ऋण की योजना भी लेकर आए। अगर ये भारतीय जनता पार्टी चाहती, जिन्हें 70,000 करोड़ रुपया दिया, जो आपके ये जो पैसा केंद्र सरकार देती है, ये टैक्स से कलेक्ट हुआ पैसा होता है, ये कोई खराब नहीं मानते, ये खराब नहीं मानते। अगर ये इतने समझदार होते 2017 से 22 तक, तो जो 48,000 करोड़ का कर्जा उस समय के जो सरकारें छोड़कर गई, तो कर्ज मुक्त हिमाचल प्रदेश हो जाता। अगर हमें 70,000 करोड़ रुपया मिलता, मैं कहता एक भी पैसा हिमाचल की जनता पर कर्ज नहीं चढ़ा होता। ये उसके बाद करके क्या गए, 76,000 करोड़ रुपए का कर्ज हमको छोड़ कर गए। और अब हम क्या कर रहे हैं? अब इस कर्जे को चुकाने के लिए कर्जा ले रहे हैं, क्योंकि कर्जे को चुकाने के लिए कर्जा ले रहे हैं। और कर्जा भी हमको कितना मिल रहा है, क्योंकि वो एक अधिकार है कर्जा लेने का राज्य सरकारों के पास। हमें सिर्फ 10,000 रुपए कर्जा मिल रहा है और वापिस कितना लौटाना है इस साल? 13,000 करोड़ रुपया वापिस लौटाना है। अब फिर भी हौसला बनाए रखेगा, प्रदेश को आत्मनिर्भरता की ओर ले जा रहे हैं। इन्होंने शिक्षा में बेड़ा गर्क किया और हेल्थ में बेड़ा गर्क किया। 70,000 करोड़ रुपया लेकर भी अपने मित्रों को 1,000 करोड़ रुपए की बिल्डिंग बनाने के लिए दी थी। सिराज विधानसभा क्षेत्र में 12 रेस्ट हाउस बन गए, 16 हेलीपैड बन गए। कितने बन गए? 16 हेलीपैड बन गए। आप बताओ, ये आपका पैसा नहीं है, ये आपका पैसा है। हमने आदर्श अवस्था संस्थान खोल रहे हैं, मेडिकल कॉलेज को अपग्रेड कर रहे हैं,
और मैं आपको 1 साल के भीतर कोई भी पीएससी हिमाचल प्रदेश की जो होगी वो सब डॉक्टरों से भरी होगी, कहीं भी डॉक्टर की कोई कमी नहीं रखती है। और बगाड़ा का 10 वर्ष से संस्थान, आप भी इतने साल से बगाड़ा रह रहे हैं, कभी इतने डॉक्टर देखे? अभी इन डॉक्टरों में और डॉक्टर आपके पास आएंगे और अच्छी टेक्नोलॉजी आएगी। अब 3000 करोड़ रुपया अरे बगाड़ा का क्या है, सब हॉस्पिटल में अल्ट्रासाउंड एक्सरे की मशीनें लगाने जा रहे हैं। ये आपके पास है 3000 करोड़ रुपए की। आज दूध का रेट हमने बढ़ाया है। आज जो गाय का दूध सरकार को बेचेगा वो 51 रुपए सरकार से प्राप्त करेगा, भैंस का दूध बेचेगा 61 रुपए सरकार से प्राप्त करेगा। आज अगर आप हल्दी उगाएंगे, और मैं सबको कहता हूं हल्दी उगाओ, हल्दी उगाकर 90 रुपए किलो कच्ची हल्दी सरकार आपसे खरीदेगी। मक्की 60 रुपए किलो प्राकृतिक रूप से उगाकर सरकार आपसे खरीदेगी। गेहूं 80 रुपए किलो उगाकर सरकार आपसे खरीदेगी। ये सब आपके हाथ में पैसा देने के लिए हम ये योजनाएं लेकर आए हैं। इसलिए मैं कहता हूं, जो भारतीय जनता पार्टी हिमाचल के विरोध में खड़ी हुई है, हिमाचल की जनता के विरोध में खड़ी हुई है, उसे आने वाले वक्त में आपको सबक सिखाना होगा। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं, आपसे आपका पैसा छीना जा रहा है। हमें आरटीजी नहीं छीननी चाहिए, पर जो हमारा पानी बहता हुआ है, जहां 14,000 मेगावाट बिजली पैदा होती है हमारे पानी से, आप 100 में से 90 रुपए कमा रहे हो, हमें 10 रुपए दे रहे हो। अगर वो कर्जा मुक्त प्रोजेक्ट हो जाते हैं तो हमें आप कम से कम 50% फ्री रॉयल्टी दो, हमें आरटीजी की जरूरत नहीं है। मैं एक और बात कहना चाह रहा हूं, पिछले दिनों में मुझे मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री जी ने कहा, फाइनेंस मिनिस्टर कह रहे थे पंजाब के, मैं फाइनेंस मिनिस्टर साहब आप थोड़ा स्टडी कर लेते तो अच्छा होता। आप विधानसभा के सभापति में क्या बात कर रहे हो? कह रहे हैं कि हिमाचल में पे देने को पैसे नहीं है, हिमाचल प्रदेश में पेंशन देने को पैसे नहीं है, हिमाचल प्रदेश के लोगों का ये हाल हो चुका है कि आज वो पाई के लिए कर रहे हैं। ऐसा नहीं है, पंजाब से अच्छा हाल हिमाचल प्रदेश का है। पंजाब ने तो अपने घोषणा पत्र में कहा था कि मैं पंजाब के सरकारी कर्मचारियों और अधिकारियों को ओल्ड पेंशन स्कीम दूंगा। अब 8 महीने चुनाव के रह गए, आज तक उन्होंने ओल्ड पेंशन स्कीम नहीं दी। हमने 4 साल पहले ही अपने सरकारी कर्मचारियों और अधिकारियों को ओल्ड पेंशन स्कीम दी। हमारी चर्चा करते हैं, अब तो प्रदेश के धन को ना तो लुटने देंगे ना ही लुटाएंगे। अब प्रदेश का जो धन है वो आम जनता के बीच में बांटेंगे। ये हमारी सोच है। इसलिए मैं आप लोगों से एक प्रार्थना करना चाहता हूं, बिकने वाले के पास अभी बड़ा भारी कैंची पड़े हुए हैं। मैं पूछ रहा था आजकल क्या कर रहे हैं? कहते हैं अंदर जेब में हटाते, नोट की दत्ती निकालते हैं। मैंने कितने हो गए? हाथ में तो कोई दत्ती नहीं होगी, 4-5 हजार रुपया जनता को देते जा रहे हैं। मैंने कहा उन सबको बोलना, आपने 5,000-4,000 नहीं देंगे हम, क्योंकि आप कांग्रेस के हाथ पर विधायक बने थे, बिक गए, तो जितना पैसा आपने अपने को बिकाने के लिए दिया है उसके हिसाब से कम 50,000 और 1 लाख रुपया देना है एक परिवार का। तो ये जो बिका हुआ विधायक आपके यहाँ से गया, उसने बिकू जी का भाग्य बोला। और कहते गुणवान बड़ा की भाग्यवान बड़ा। या बिकू जी गुणवान भी थे और भाग्य ने भी साथ दिया। सेवा भाव जिसमें हो, दर्द जिसमें हो, पीड़ा बांटने की क्षमता जिसमें हो, लोग उसको चाहते हैं। इसलिए हमारे सभी विधायक चाहे कार्य किया जाए, तो बबलू जी है, ये अपने क्षेत्रों के लिए तो बंदे मारने के लिए चालू हो जाते हैं। मैं इनको समझाता हूँ, गुस्सा मत करो, शांत रहो। मेरे को कल से
15 फोन बिक्कू जी मेरे पास यहाँ फोन करके सवेरे से फोन नहीं कर रहे। फिर मैंने बोला बिक्कू जी का फोन नहीं उठाना, वही बात करेंगे कि मेरा डीएसपी का ऑफिस मिल सकता कि नहीं हो मिल सकता। मैंने बड़ी मेहनत की है, मैं आज यहाँ डीएसपी का ऑफिस खोलने की भी घोषणा करता हूँ। इन्होंने एक और कहा है जिसके लिए 15-15 बार फोन करते हैं कि हमारे यहाँ वकील बहुत है, वकीलों का हमें काम करना है, या सब जज कोर्ट खोलने की इनकी मांग है, मैं उसको भी पूरा करता हूँ। एक रायश्री मिठाड़ी में सब सेक्टर है, मैं उनको पीएचसी करने की भी घोषणा करता हूँ। और बाकी इसमें मुकेश जी ने अपनी मांग पहले रख ली क्योंकि इन्होंने अपने आप नहीं लिया वो पैसा, फिर से तो सिर्फ साइन करवाना चाह रहे हैं। हम आपको साफ पानी देना चाहते हैं और आपकी जो आम परिवार और आम लोगों की सोच है कि उन्हें साफ पानी मिले, अच्छी शिक्षा मिले, जहां जनता को मामला करनी पड़े और सरकार उनकी इच्छा के अनुसार नीतियां बनाए, उसी को व्यवस्था परिवर्तन कहते हैं। और आप जो हम आपको पानी देना चाह रहे हैं जिसमें आप कभी बीमार ना हो। अभी आप पानी पीते हैं तो ब्लीचिंग पाउडर क्लोरीन की इतनी स्मेल आती है जिससे आप कभी बीमार होते हैं। हम यहाँ वर्ल्ड क्लास टेक्नोलॉजी के लिए मुकेश जी ने हमारे से 1800-2000 करोड़ पहले ही अप्रूव करवा दिया है। हम उसके में भी उसको भी देने के ईएपी के तहत घोषणा करते हैं। इससे क्या होगा, जितना भी नाली से पानी होगा वो चूने वाला नहीं होगा, मिट्टी वाला नहीं होगा। जितना साफ पानी आप पियोगे उतने आप स्वस्थ रहेंगे। पहले हम बोड़ी का पानी पीते थे ना, कुएं में जाके घड़ा उठाकर सर पर जाते थे पुराने टाइम में, बीमार कट होते थे। अब ज्यादा हो गए लड़के के पास रह के कभी कुछ हो रहा है। तो ये अच्छा पानी बनाने के लिए 1800 से 2000 करोड़ की योजना माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय ने बनाई है। उसके लिए हम आने वाले अगले वर्ष से वित्तीय वर्ष से हम उसको शुरू करने जा रहे हैं। इसके अलावा छोटी जो मांगे हैं, इसमें जो भी है छोटी मांगों को पूरा कर दिया जाएगा, क्योंकि जो इन्होंने मांगे दी है उनका नाम नहीं पढ़ूंगा, कई बार एक आधी मांग पूरी नहीं होती है। इसलिए मैं ये कहना चाहता हूं, जिसके मन में दर्द हो, आम परिवारों के लिए, किसान परिवारों के लिए, मजदूर के लिए, माताओं के लिए सम्मान हो, बेटियों का आदर हो, और जिसका उद्देश्य और लक्ष्य ऐसा ना हो, इस क्षेत्र का वो विधायक आपको मिला है प्रवीण शर्मा के रूप में। इसको आपने कभी खोना नहीं है, हमेशा अपना आशीर्वाद देना है। लोगों नहीं मिलेंगे, कौन आशीर्वाद देगा? सारे हाथ खड़ा करके बताओ। बिक्कू जी मेरे कान में बोले थे महिला मंडल वाले 10-15 महिला मंडल के आए हैं, मैं उनको भी 20-20, 25-25 हजार रुपए देने की घोषणा करता हूँ। आपने मेरी बात सुनी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इस आशा के साथ कि बिके हुए को नहीं मानना आपने, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।